आइए सीधा रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय CII SIDM की सालाना बैठक को संबोधित कर रहे हैं। सारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 7th एनुअल सेशन में यहां आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। मैं SIDM और इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को SIDM की अब तक की सफल यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, SIDM का ये मंच वास्तव में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की दिशा तय करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंच बन गया है। ऐसा मैंने पिछले 4-5 बार में जब भी यहाँ आया हूँ देखा है। और इस बार के एनुअल फंक्शन की आप सबने जो थीम रखी है, एम्पावरिंग इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, कैटलाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंडिजिनस इनोवेशन, यह थीम आपके विजन को दिखाती है और आपके विजन के साथ साथ ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर भारत सरकार के संकल्प को भी यह दर्शाती है। आज मुझे SIDM चैंपियन अवार्ड्स भी प्रेजेंट करने का अवसर मिला है। मैं सभी अवार्डीज को इसके लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और ये अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, ये अब भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक्सेलेंस का बेंचमार्क बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये अवार्ड्स न सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और लगन को दिखाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं। साथियों, इस तरह के जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, सामान्यतः हमारा ध्यान उन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की ओर भी ले जाते हैं जो डे टू डे बिजनेस में हमसे इग्नोर होते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय हमने अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को एडॉप्ट किया था। यह मॉडल उस समय के दो बड़े आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स यानी कैपिटलिज्म और साथ ही साथ कम्युनिज्म के एक बीच का यह रास्ता था, जिस रास्ते को उस समय हम लोगों ने एडॉप्ट किया था। इसका उद्देश्य यह था कि हम इन दोनों सिस्टम की अच्छी बातें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में ला पाएं। परंतु स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती जो डिकेड्स रहे, उसमें ऐसा चाहते हुए भी यह संभव नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज की भागीदारी उतनी नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद की गई थी। इसके कई कारण थे, जैसे कैपिटल की कमी, स्किल्ड मैन पावर की कमी, लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म, कोटा परमिट राज, एटसेट्रा। इन चीजों के कारण प्राइवेट सेक्टर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और यह अनफॉर्चुनेट था कि प्राइवेट सेक्टर को कभी भी वैसे अवसर नहीं मिल पाए, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया जैसा कि उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। यहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, वहां भी ऐसे अवरोध, ऐसी रुकावटें तो रही ही हैं, लेकिन इन सबके साथ इस सेक्टर की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। एक ओर यह सारी कमियां और दूसरी ओर पुरानी सरकारों का डिफेंस सेक्टर की क्षमताओं को लेकर अविश्वास भी होना था। पुराने समय से चली आ रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी समय के अनुसार खुद को परिवर्तित करने में असफल रही थी। और भी अनेक कारण थे जिनकी चर्चा करना मेरा उद्देश्य यहां पर नहीं है, लेकिन यथार्थ यही था कि डिफेंस सेक्टर में हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री ही थे। साथियों, आज जब मैं आपसे यहां पर मुखातिब हो रहा हूं तो मैं वर्तमान सरकार की 3rd टर्म में आपके सामने यहां पर मौजूद हूं। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप हमारी थिंकिंग एंड पॉलिसीज को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। हमारी सरकार पिछले सभी प्रयासों को न सिर्फ कंटिन्यू करेगी, बल्कि इसमें और अधिक जितनी तेजी लाई जा सकती है उतनी तेजी लाने की कोशिश करेगी। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के प्रयासों को और अधिक वोकल किया जाएगा, यह हमारी गवर्नमेंट का फर्म कन्विक्शन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले प्रयासों में हमने FDI रूल्स में रिफॉर्म किया,
ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना की, डीआरडीओ द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग इंश्योर की गई, डीएपी द्वारा प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया गया और हाई इंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अल्टरनेटिव पॉलिसीज भी लाई गई ताकि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा से ज्यादा भूमिका सुनिश्चित की जा सके। हमने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का एक जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारा था वह सबके सामने रखा। साथियों, आप लोग लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को अच्छी तरह देख रहे हैं। कुछ समय तक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यह मानने लग गए थे कि अब युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह गया है, युद्ध का स्वरूप पहले से भिन्न हो गया है। पर इस युद्ध ने उन मान्यताओं को मैंने नकार नहीं दिया है, बल्कि उन मान्यताओं पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। यह युद्ध बताता है, जो रशिया और यूक्रेन का है, कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की इंपॉर्टेंस अब भी पहले से भी कम नहीं हुई है, अभी बनी हुई है, बल्कि आने वाले समय में इसे एक्सपेंड करने की भी जरूरत है। इसके लिए सरकार हर वह प्रयास करने को तैयार है जो किए जाने चाहिए। और इस मंच से मैं आपसे भी यह कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए फेज में आपकी भूमिका, मैं मानता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने देखा होगा कि मैं खुद आपसे भी सलाह लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जब भी आप लोगों से भेंट होती है, मैं बराबर यही चर्चा करता हूं कि और मैं क्या कर सकता हूं, हमारी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए हम सब बजट के दौरान और इसके अलावा भी एक दूसरे से राय मशविरा भी करते रहते हैं। बहुत सारे नीतिगत कार्य किए गए हैं जिनमें एसआईडीएम भी भागीदार रहा है। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने के पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें एसआईडीएम के ऑफिस बियरर्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारा यह प्रयास रखता है जब भी हम कोई नई पहल करें तो उसमें आपकी सलाह जरूर ली जाए। साथियों, यहां पर मैं विशेष रूप से पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की भी बात करूंगा। आप सबको पता होगा कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स और एसआईडीएम से सलाह मशविरा करके हमने 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 509 ऐसे उपकरण चिन्हित किए गए जिनका निर्माण अब आगे भारत की धरती पर ही होगा। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 5000 से अधिक ऐसे उपकरण आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका निर्माण हमारे देश में और हमारे देशवासियों के हाथों से होगा। साथियों, ये लिस्ट निश्चित रूप से आपके लिए भी एस्पिरेशनल बेंचमार्क है, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि इन लिस्ट पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, इसका आकलन और उसको देखने का काम सिर्फ सरकार न करे, बल्कि यह आपका भी काम है कि आप खुद इस दिशा में पहल करें। ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद से यह देखिए कि ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली गई है, इस दिशा में हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितना काम कर पा रही हैं, और जिन्हें कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को तुरंत संज्ञान में लेकर उसका निदान भी किया जाए। और मैं तो यह भी मानता हूं कि नंबर बढ़ाना नहीं हमको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में, हमने 500 कर लिया, 5000 कर लिया, 6000 कर लिया। यदि नहीं संभव है तो निकालिए इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से, बाहर निकालिए उसको। जो कर सकते हैं उन्हीं आइटम्स को उसमें शामिल करना चाहिए। यह लिस्ट भले ही रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निकाली गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये लिस्ट तो आपको ही समर्पित है, क्योंकि आपको ही करना है। अल्टीमेटली इन लिस्ट पर आप सबको ही काम करना है, इसलिए आप सब न सिर्फ इस लिस्ट की प्रोग्रेस देखिए, बल्कि इसके साथ साथ आप इन लिस्ट में और भी क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं,
क्या कम की जा सकती हैं, इसका सुझाव भी लगातार देते रहिए, मैं यह आपसे अपील करना चाहता हूं। यह सच है कि यह लिस्ट आपसे कंसल्टेशन के बाद ही तैयार की जाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, उसे देखते हुए मैं आपसे यह आह्वान करूंगा कि इसमें और क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसके भी बारे में आप लोग विचार करिए। साथियों, देखिए 509 आइटम्स की यह लिस्ट कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं है, यह एक डायनेमिक लिस्ट है जो समय के साथ साथ घटती रहनी चाहिए। हमें आकलन करना चाहिए कि जब पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट की पहली लिस्ट आई थी तो इनमें से हमने कितने आइटम्स पर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि समय के अनुसार इन आइटम्स के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करें और इस लिस्ट को छोटा करते जाएं। साथियों, मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें एसआईडीएम की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था अभी उतनी नहीं है। आप सबने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन मैं इतने से बहुत उत्साहित नहीं होता हूं। इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए हैं। प्रसन्नता का विषय यह है, आप लोगों का अभिनंदन है। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब डिफेंस एक्सपोर्ट के इस आंकड़ों को तो ध्यान में रखें ही, साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्ट के आंकड़ों को भी ध्यान में रखें। केवल एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट का भी ध्यान रखें। जब आपके पास दोनों के डाटा उपलब्ध होंगे तो हम एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इन दोनों के बीच के रेशियो को कम करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हमें उस ओरिएंटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें कि कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके। इसमें मैं इस कार्य में आपकी भूमिका और बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं। कैसे आपका रोल इसमें और अधिक बढ़ सकता है, यह आप ही को विचार करना है। साथियों, एसआईडीएम के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा डीपीएसयूज द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। मोटे तौर पर देखें तो डीपीएसयू सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर किसी का है तो हमारी डीपीएसयूज का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको।
और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल उस समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स, स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर आ रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी आकलन करिए। कहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने में आप मुझे सुझाव भी दीजिए और आप मेरी मदद भी करिए। ये मैं CII-SIDM की वार्षिक बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय संबोधित कर रहे थे, जिस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में रक्षा में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। और आइए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर हमला हुआ है। भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके गए हैं। हमले के दौरान बम के छर्रे लगने से अर्जुन सिंह घायल भी हो गए हैं। साथ ही उनके 2 सुरक्षा गार्ड भी हमले में जख्मी हुए हैं। बीजेपी का इस पर कहना है कि इस हमले के पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ है। तो ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर देसी बम फेंके गए हैं। कई राउंड की फायरिंग हुई है। इसमें सीआईएसएफ का जवान भी चोटिल हुआ है। अर्जुन सिंह का दावा है कि उनके पैर में छर्रा लगा है और उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया है कि एक सीआईएसएफ जवान के भी पैर में चोट आई है। अर्जुन सिंह के अनुसार धमाके की आवाज सुनकर वे अपने घर से बाहर निकले और इसी दौरान अचानक एक छर्रा उनके पैर पर लगा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने ये देसी बम फेंके हैं और अर्जुन सिंह जो है वो अभी घायल हो गए, उनके पैर में छर्रा लगा है। और आपको बता दें कि आज सुबह की ये घटना है और इसके अलावा कई राउंड की फायरिंग भी हुई है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में भाजपा सांसद जो है अर्जुन सिंह के घर पर मजदूर भवन के बाहर जो है ये बम फेंके गए हैं। आप देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा है और उसके बाद भी भाजपा का कहना है कि कुछ टीएमसी के गुंडे आए और भाजपा नेता अर्जुन सिंह जो हैं वो अब इसमें घायल हो गए। उनके 2 अंगरक्षक भी हैं, सुरक्षा गार्ड भी हैं, वो भी घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने अपने घर पर हुए हमले को लेकर टीएमसी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए वो राज्य में भय पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्पेल्टर लगा है बम का। तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में ख़त्म हो रही है, तो अपने ज़मीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले को भी मार रहा है सब वो लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ पुलिस वाले भी इसको सही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 20 पुलिस वालों के सामने ये घटना घटती है तो इसमें समथिंग रॉन्ग। प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला, कब का है ये मामला और कहा जा रहा है कि 15 से ज्यादा बम फेंके गए हैं और क्या इसमें सीआईएसएफ का जवान भी चोटिल हुआ है? बिल्कुल भावना, यहाँ पे जो उनके अंगरक्षक थे उनमें से 2 घायल हो चुके हैं। मेरा कहना इस बात की है, जो अर्जुन सिंह जी ने उनका जो बाइट सुना रहे थे वो एक तरह से सही भैया है। आप ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े इस तरह से एक ऐसा कंधेवर नेता के घर पे अगर खुले आम लोग पथराव कर सकते हैं, फायरिंग कर सकता है, बम फेंक सकते हैं, तो बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, जो छोटे लेवल पे है, जो गांव में है, जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना बात रखने की कोशिश करता है दूर दराज की जगह पे, तो वहां पे लोगों का हाल क्या है, ये फुटेज से, ये आज नवरात्रि की दूसरे दिन है, दुर्गा पूजा में हम इनको जितिया कहते हैं। ये इस समय पे जब सब लोग शांति से रहना पसंद करते हैं,
वैसा ही इस बार भावना बंगाल के लोग काफी दुखी है आरजीकर की घटना के बाद। तो उसके बावजूद भी इस तरह से अगर कोई घटना घटा हो सकता है, और पुलिस जिस तरह से इनको सिर्फ हटा रहे हैं, इनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहा है, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहा है, आप देख पाएंगे कि पुलिस सिर्फ हटा रहे हैं। तो ये जो पुलिस का बॉडी लैंग्वेज है, ये सबको देखकर लगता है कि ये योजनाबद्ध तरीका से अर्जुन सिंह के घर के ऊपर ये आक्रमण किया गया है, जो काफी खतरनाक है। दो तीन चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए भावना मैं बताऊं, एक अर्जुन सिंह जैसे कद्दा पर नेता, एक सीनियर लीडर जो फॉर्मर एमपी भी है। दूसरी बात है कि कोलकाता के सबर्ब एरिया में। तीसरी बात है कि दिन दहाड़े। चौथी बात है कि पुलिस की भूमिका। और पांचवी बात मैं बता दूं कि जिनके खिलाफ आरोप है वो एनआईए के केस में जेल में गया था और अभी फिलहाल जमानत पे बाहर है। मामला जी प्रसन्नजीत, अर्जुन सिंह के घर पर इस तरह की घटना पहले भी हुई है। अगर साल 2021 में जाए तो पहले भी इसी तरीके से इनके घर के बाहर 3 बम फेंके गए थे। तो बार बार इस तरह की घटना होना, इतनी भारी पुलिस बल का मौजूद होना, उसके बाद भी इतने लोग आए और ऐसे बम फेंक कर चले गए, तो ये कानून व्यवस्था कहाँ है अभी पश्चिम बंगाल में? और जब पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जी भावना, देखिए ये एक ऐसी समस्या है, अर्जुन सिंह जैसे नेता या बाकी किसी भी नेता जिन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है और जिन्होंने अपना ताकत दिखा के ये गुंडागर्दी के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश किया है, उनके ऊपर इस तरह के आक्रमण, इसीलिए हम अर्जुन सिंह के खिलाफ पहले भी देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। और ये सिर्फ अर्जुन सिंह नहीं है, खास तरह से भाजपा की जो नेता जिस तरह से जिस प्रदेश में भाजपा की अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को छोड़ा नहीं है तृणमूल कांग्रेस की गुंडों ने, वहां पे मुझे लगता है कि भावना अर्जुन सिंह काफी छोटे नेता है। तो लेकिन मैं बताऊंगा कि ऐसे दिन दहाड़े इस तरह से एक नेता के किसी भी इंसान के घर पे इस तरह की बम फेंकना, इस तरह से गोलीबारी करना, इस तरह से पथराव करना, ये कहाँ की कानून है? अगर अर्जुन सिंह की जगह ये आप या मेरे घर पे हो जाए तो इतना खबर भी नहीं बनते। तो अर्जुन सिंह के घर पे हुआ इसीलिए खबर बन रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे बंगाल की कानून व्यवस्था किस जगह पे है, जहां पे अर्जुन सिंह को भी छोड़ा नहीं जाता है, जहां पे जगत प्रसाद नड्डा जी जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, जहां पे निशित प्रामाणिक जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, वहां पे आम जनता की क्या हाल है और वहां पे गांव के अंदर जो लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या हाल है? भावना जी प्रसन्नजीत, क्या इस मामले में तृणमूल की कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल नहीं आई है, अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर प्रतिक्रिया आए भी तो कुछ गिने चुने शब्द है, कुछ गिने चुने वक्त है, इसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि अर्जुन सिंह वो माफिया है, जिसमें बताया जाएगा कि अर्जुन ये जो लोग ये सब काम किया है उनके साथ हमारे पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है, ये बीजेपी का आपसी मामला है। ये जो गिने चुने कुछ वाक्य है तृणमूल कांग्रेस के रिएक्शन के, ये पहले मैं आपको बता दिया, ऐसा रिएक्शन शायद आने वाले हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है। भावना जी प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली अहम खबर का भी रुख कर लेते हैं। तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद में मिलावट मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निगरानी में 5 सदस्यीय स्वतंत्र एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया है। इस एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, राज्य पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई के 1 सदस्य होने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा है कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच अब एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है।
पहले की एसआईटी है वो भी क्रेडिबल हैं, उनके क्रेडेंशियल पे कोई डाउट नहीं है। बट बाकी जो है वाईएसआरपी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था, इस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है कोर्ट द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो है 2 फ्रॉम सीबीआई, 2 फ्रॉम स्टेट बॉडी और 1 इज फ्रॉम फूड सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये करके जो है आज इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रेलवे सुरक्षा बल का 40वां समारोह महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परेड का निरीक्षण किया। समारोह के दौरान रेल मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में पदक बांटे और संज्ञान ऐप के हिंदी संस्करण का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने पुस्तक भारतीय न्याय संहिता का भी विमोचन किया। रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में तैनात रेलवे सुरक्षा बल को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने आने वाले 5 वर्षों में रेलवे के नए स्वरूप में उभरने की बात भी कही। आने वाले 5 वर्षों में, यानी मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में, रेलवे का एक पूरा नया स्वरूप उभर के आएगा। हम सब सौभाग्यवान हैं कि हम सब उस समय रेलवे की सेवा में हैं, जो कि रेलवे का एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन वाला पीरियड है। और इसमें हमें जो भी भ्रम फैलाने वाली शक्तियां हैं, उन भ्रम फैलाने वाली शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। जुलाई 2025 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। छोटे छोटे निर्माण कार्य हैं जी, जैसे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, फायर स्टेशन है, इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पूर्ण हो गए हैं, उनको अब किस्तों में ट्रस्ट को हैंडओवर करना शुरू किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि यदि कोई और विपरीत परिस्थितियां नहीं होती तो जुलाई 2025 तक निर्माण पूरा होकर के 90% एजेंसी यहां से निकल जाएगी। और वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।